आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मतलब एक तरह से गीता की तरह है, लूसेंट की किताब। बिल्कुल। हमारा मकसद संविधान की संरचना यानी उसकी अनुसूचियों और भागों को एक सरल और दिलचस्प कहानी की तरह समझना है। ये वो ढांचा है जिस पर हमारे देश का पूरा शासन तंत्र टिका हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोग सीधे अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में कूद जाते हैं और उस बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। सही बात है। अनुसूचियों और भागों को समझना एक तरह से पूरे संविधान का नक्शा देखने जैसा है। इससे पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और क्यों है। और जो लोग यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या दारोगा जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये नक्शा समझना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी नक्शे की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत पहली अनुसूची से करते हैं। ये तो काफी सीधी साधी लगती है ना, बस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक लिस्ट। हाँ, सतह पर तो यही लगता है। पहली अनुसूची में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्र कहाँ तक है ये सब है। अच्छा। ये संविधान का एक तरह से पता रजिस्टर है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी जानकारी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। वो क्या है? स्रोत में इसका जिक्र है कि 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया था। ये एक छोटा सा तथ्य है, लेकिन ये दिखाता है कि संविधान कितना गतिशील है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक भूगोल का एक लाइव डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी की सीमा बदलती है तो सबसे पहले इसी अनुसूची में संशोधन होता है। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची पर आते हैं जो देश के बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश। मेरा सवाल यह है कि ये सिर्फ एक सैलरी की लिस्ट क्यों है? इसे संविधान में डालने की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सैलरी की लिस्ट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कैसे? आप सोचिए, अगर किसी जज की सैलरी सरकार जब चाहे कम कर सकती तो क्या वो सरकार के खिलाफ निष्पक्ष फैसला दे पाते? कभी नहीं। नहीं, मुश्किल होता। इस अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन को दर्ज करके संविधान बनाने वालों ने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को लॉक कर दिया ताकि वो किसी भी बाहरी दबाव में ना आए। तो ये उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता की गारंटी है। स्वतंत्रता की गारंटी, बिल्कुल। और यहाँ स्रोत में एक और बारीक बात छिपी है जिस पे ध्यान देना चाहिए। बताइए। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का भी उल्लेख है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आमतौर पर शपथ का जिक्र तो तीसरी अनुसूची में मिलता है। ओह, तो ये एक अपवाद है? जी, ये एक अपवाद है जिसे याद रखना जरूरी है। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची देश के शीर्ष पदों को स्थापित करने से जुड़ी हैं। एक उनके वेतन को सुरक्षित करती है, दूसरी उनकी निष्ठा को। इसी कड़ी में चौथी अनुसूची ये तय करती है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। चौथी अनुसूची राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। ये भारत के संघीय ढांचे की कह सकते हैं आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर राज्य की आवाज, चाहे वो उत्तर प्रदेश जितना बड़ा हो या गोवा जितना छोटा, केंद्र में सुनी जाए। और ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है? जी, मुख्य रूप से राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही होता है। अब आते हैं पांचवी और छठी अनुसूची पर। ये वो हिस्सा है जहां परीक्षार्थी अक्सर उलझ जाते हैं। दोनों ही अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है और ये फर्क क्यों बनाया गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पांचवी अनुसूची एक सामान्य प्रावधान है जो देश के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती हैं। ठीक है। इसमें राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी जाती हैं। लेकिन छठी अनुसूची बहुत विशिष्ट है, एक तरह का स्पेशल स्टेटस है। यह सिर्फ 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। सिर्फ ये 4 राज्य ही क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है? इसकी वजह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है।
इन क्षेत्रों की जनजातियों की अपनी अनूठी संस्कृति, रीति रिवाज और शासन की पारंपरिक प्रणालियां रही हैं। अच्छा। तो संविधान निर्माताओं को लगा कि इन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाने और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए ज्यादा स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। तो उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ, इसलिए यहाँ स्वायत्त जिला परिषदों मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन किया गया, जिन्हें कानून बनाने और न्याय करने तक के अधिकार दिए गए हैं। वाह। परीक्षाओं के लिए इन 4 राज्यों के नाम ATM में मनी नहीं, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इस तरह की ट्रिक से याद रखना बहुत फायदेमंद होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो भारतीय संघवाद की रीढ़ है, 7वीं अनुसूची। मेरा एक सवाल है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बनाने वाले ये भी तो कह सकते थे कि केंद्रीय कानून बनाएगा और राज्य। इन्हें एक अनुसूची में पत्थर की लकीर की तरह लिखने की क्या वजह थी? बेहतरीन सवाल। वजह थी स्पष्टता और टकराव से बचना। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। हाँ, वो तो है। अगर शक्तियों का बंटवारा साफ साफ नहीं किया जाता तो केंद्र और राज्यों के बीच रोज लड़ाई होती कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, और उससे देश का विकास रुक जाता। बिल्कुल। इसलिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ही काम का बंटवारा कर दिया, 3 सूचियों के माध्यम से। तो चलिए इन सूचियों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। संघ सूची में वो विषय है जो पूरे देश के लिए एक समान महत्व रखते हैं। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा। आप देख सकते हैं ये सब ऐसे मामले हैं जिन्हें आप अलग अलग राज्यों पर नहीं छोड़ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार मूल रूप से इसमें 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं। और इसके बाद आती है राज्य सूची। हाँ, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय हैं। इन पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, कृषि, जेल। इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन अब 61 रह गए हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है ना? जी, एक पेंच है। अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो वो केंद्र को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अच्छा। और फिर आती है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जो एक तरह से साझा जमीन है। जी, ये सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे शिक्षा। हाँ, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, विवाह, तलाक, बिजली। इसमें मूल रूप से 47 विषय थे जो अब 52 है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए तो? यहाँ एक मास्टर रूल है। अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो यहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है। जी, ये भारत के मजबूत केंद्र वाले संघीय ढांचे को दिखाता है। तो ये व्यवस्था देश को एक साथ एक सूत्र में चलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। सारी अनुसूचियां शुरू से नहीं थी, कुछ बाद में जोड़ी गईं। जैसे 10वीं अनुसूची, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। हाँ, और इसके पीछे की कहानी मजेदार है। 80 के दशक में एक हरियाणवी विधायक थे गयालाल, जिन्होंने कथित तौर पर एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। एक ही दिन में 3 बार? हाँ, इसी से आया राम गया राम का मुहावरा बना। आप सोचिए कि सरकार का क्या हाल होता होगा जब विधायक रोज अपनी वफादारी बदल रहे हो। राजनीतिक अस्थिरता। बिल्कुल। इसी पर लगाम लगाने के लिए 1985 में 52nd संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो लोकतंत्र को सीधे गांव और शहर तक ले गईं। बिल्कुल, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। 1993 में 73वें संशोधन से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। जी, 29 विषय, जैसे सड़क, पीने का पानी, गरीबी उन्मूलन। और उसी साल 74वें संशोधन से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें उनके लिए 18 विषय हैं। एक अनुसूची और है जिसकी कहानी सबसे ज्यादा नाटकीय है, 9वीं अनुसूची। इसे तो संविधान बनते ही पहले संशोधन से जोड़ दिया गया था। ऐसा क्या था इसमें? इसकी कहानी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के बीच की खींचतान की कहानी है। आजादी के बाद सरकार भूमि सुधार, खासकर जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून लाना चाहती थी। लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार के कारण ये कानून अदालतों में चुनौती दिए जा रहे थे और रद्द हो रहे थे। अच्छा।
तो एक तरह की रुकावट आ रही थी। जी, इससे बचने के लिए सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाई और एक नियम बना दिया कि इस अनुसूची में डाल दिए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। यानी एक तरह का कानूनी ब्लैक बॉक्स बना दिया गया। कुछ हद तक, हाँ। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या फैसला था? कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 24 अप्रैल 1973, ये तो केशवानंद भारती मामले की तारीख है ना? बिल्कुल, वही ऐतिहासिक मामला जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी तारीख को एक लक्ष्मण रेखा बना दिया। एकदम सही। अदालत ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई कानून मौलिक अधिकारों या इस मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है। ये तो संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की शक्ति के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये थी अनुसूचियां। अब बात करते हैं मुख्य अध्यायों की, यानी संविधान के 22 भागों की। ये तो बहुत ज्यादा हैं। इन्हें याद रखना अक्सर मुश्किल होता है। क्या इन्हें समझने का कोई तार्किक तरीका है? जरूर। इसे एक कहानी की तरह देख सकते हैं। संविधान बनाने वाले पहले क्या तय करेंगे? देश। हाँ, भाग 1 में उन्होंने तय किया कि भारत क्या है, उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है। फिर भाग 2 में तय किया कि इस जमीन पर रहने वाले नागरिक कौन है। देश और नागरिक तय हो गए, अब आगे क्या? एक बार देश और नागरिक तय हो गए तो सबसे जरूरी चीज आई नागरिकों के अधिकार। इसीलिए भाग 3 में आए मौलिक अधिकार, जिन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं है, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए ये भी बताना था। तो भाग 4 में आए राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो सरकार को एक तरह से दिशा निर्देश देते हैं। जी, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। और फिर अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं, इसलिए बाद में भाग 4 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये हो गया देश, नागरिक और उनके बीच का रिश्ता। इसके बाद सरकार की पूरी मशीनरी का खाका आता होगा। एकदम सही। अब देश को चलाना भी तो है। तो भाग 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की पूरी संरचना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ। और भाग 6 राज्यों के लिए? जी, भाग 6 में राज्य सरकारों का पूरा ढांचा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, हाई कोर्ट, ये संविधान के सबसे बड़े और विस्तृत भाग हैं। और केंद्र राज्यों के बीच के संबंधों और बाकी संस्थाओं के बारे में? उनके लिए भी अलग अलग भाग हैं। जैसे हमने देखा स्थानीय शासन महत्वपूर्ण है, तो भाग 9 पंचायतों के लिए और भाग 9 क नगर पालिकाओं के लिए है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, इसका विवरण भाग 11 में है। और चुनाव कैसे होंगे, इसके लिए भाग 15 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। और अंत में मुश्किल समय के लिए या जब बदलाव की जरूरत हो, उसके लिए भी प्रावधान होंगे। हाँ, बिल्कुल। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, जो देश पर किसी संकट के समय राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देते हैं। और भाग 20, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 368, जो बताता है कि समय के साथ बदलते भारत की जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो भाग हमें कानूनी और राजनीतिक ढांचा देते हैं और अनुसूचियां उस ढांचे को लागू करने के लिए जरूरी सूचियां, विवरण और स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं। एकदम, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यही वो संरचनात्मक समझ है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सिर्फ तथ्य रटने से कहीं ज्यादा काम आती है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हमारा संविधान एक बहुत ही सोच समझकर और तार्किक ढंग से बनाया गया दस्तावेज है। अनुसूचियां और भाग मिलकर भारत की शासन प्रणाली, शक्तियों के बंटवारे और नागरिकों के अधिकारों को एक मजबूत ढांचा देते हैं। जी, एससीबी परीक्षा के लिए इस संरचना को समझना भारतीय राज्य व्यवस्था की आत्मा को समझने जैसा है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। संविधान के इन भागों और अनुसूचियों को देखने से एक बात साफ होती है, बनाने वालों का सबसे ज्यादा जोर शक्ति के संतुलन पर था। संतुलन? हाँ, केंद्र और राज्य के बीच, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच। आज के दौर में ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि क्या वो संतुलन आज भी वैसा ही कायम है और इसे बनाए रखने में हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं।